गुड आफ्टरनून सभी को। ऑडिबल है मेरी आवाज? ओके। वेट कर रहे हैं कुछ लोगों का और 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले से कुछ पढ़ के आए हैं आप लोग? बताइए, पढ़ के आए हैं आप लोग? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सही है। चलो, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो होने क्या वाला है। जैसे एक बॉम्ब है। एक बॉम्ब है और वो ब्लास्ट कर जाता है। वो ब्लास्ट कर गया। अब बात सोचने वाली बात है कि जब वो ब्लास्ट करेगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, मान लिया कि ब्लास्ट करने पर इस तरीके से वो
दो पार्ट में ब्लास्ट हो गया, आधा इधर गया, आधा इधर चला गया। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, क्या मैं उसके ऊपर कोई बाहर से मैंने फोर्स लगाया? बताओ। बताओ श्रेया बेटा, क्या मैंने यहाँ पे बाहर से मैंने कोई फोर्स लगाया? नहीं। वो आराम से रखा हुआ था, अचानक क्या हुआ? ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने पर क्या हुआ? एक पार्ट इधर भागा, एक पार्ट इधर भागा। अब बताओ, इस पर धक्का किसने लगाया होगा? इसने। इस पर धक्का किसने लगाया? इसने। तो पहले ये रुका हुआ था, रेस्ट में था। अब इसके अंदर ये भागने लगा, तो इसके अंदर एनर्जी आ गई। अब जब इसके पार्टिकल भागने लगे तो इसके अंदर एनर्जी आ गई। ये एनर्जी किसने दी? ये जो एनर्जी है वो किसने दी? किसी बाहर वाले ने एनर्जी नहीं दी। किसने एनर्जी दी? इसके अंदर वाले ने। इसके अंदर वाले ने एनर्जी दी इसको, है ना? तो यहां पर जो वर्क हुआ है वो वर्क किया गया है बाई इंटरनल फोर्स। जो यहाँ पे इसके अंदर जो फोर्स लग रहे थे उन्होंने यहाँ पर वर्क किया है। बात आई समझ में यहाँ पे? तो आज हम देखने वाले हैं वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स। क्या होता है, कब काम करता है, समझने वाले हैं। इंटरनल का मतलब ये होता है किसी सिस्टम के अंदर। जैसे ये पूरा एक बॉम्ब था, इसके अंदर जितने फोर्स थे, जितने फोर्स के पेयर थे, वो सभी क्या है? इंटरनल फोर्सेस हैं। तो यहां पर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये पार्टिकल्स की एनर्जी मिली। इन पार्टिकल्स की एनर्जी किसने दी? इंटरनल फोर्स ने एनर्जी दी। इतनी बात समझ में आई अभी तक सभी को? तो हमें ये बात समझ में आई, अगर इन ब्लास्ट वर्क डन बाई वर्क इज डन बाई वर्क इज डन बाई इंटरनल फोर्सेस। वर्क इज डन बाई इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्स का यहां पे वर्क कितना होगा? बताओ। जितना पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। अब जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसने दी होगी? इंटरनल फोर्स के वर्क ने दी होगी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ, इतनी बात समझ में आई सभी को अभी तक? चलो इतना पॉइंट नोट कर लो। नोट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो देखो मसल वर्क होता है,
मसल वर्क मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वर्क होता है, जैसे आपने क्या किया, जैसे आप लेटे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, खाना खा लिया, आराम से लेट गए। अब खाना खाने से आपको एनर्जी मिली होगी, है ना? आपको लेटने में भी एनर्जी खर्च हो रही है लगातार, आपको लेटने में भी एक एनर्जी लगातार खर्च होती रहती है। वहां पर जो एनर्जी खर्च हो रही है, वो किस कौन वर्क कर रहा है वहां पे? मसल वर्क करती है। जैसे जब आप चलते हैं तो कौन वर्क करता है? मसल वर्क करता है। तो आपके इंटरनल फोर्स हैं, आपके आपकी बॉडी के वो इंटरनल फोर्स है जो वर्क करते हैं। तो मसल वर्क भी कैसा हुआ? जो आपका मसल वर्क हुआ वो भी आपका इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। अगर कोई मसल वर्क करता है वो भी क्या है? एक मसल वर्क है जो है, वो भी क्या है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ही होगा। तीसरा देखते हैं नोट। जनरली वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कैसा होता है? इज जीरो। अगर कोई बॉडी है एज इट इज रखी हुई है, अगर कोई ह्यूमन बॉडी नहीं, कोई ऐसी बॉडी है जो आराम से ऐसी रखी हुई है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल के फोर्स लग रहे होंगे उन सभी का वर्कडन कितना होगा? जीरो होता है। क्योंकि वो जो है डिफॉर्म नहीं हो रही है। अगर वो डिफॉर्म हो रही होती, डिफॉर्म मतलब अपना शेप चेंज कर रही होती, तो वहां पर इंटरनल फोर्स का वर्क आता। अगर वो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। वो ब्रेक नहीं कर रही है, वो टूट नहीं रही है, वो ब्लास्ट नहीं कर रही है, तो वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। बात क्लियर हुई इतनी सभी को? चलते हैं आगे। अब देखो, समझने वाले हैं हम लोग दो तरीके के फोर्सेस को। एक है कंजर्वेटिव, एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, समझते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बहुत अच्छे समझते हैं इसको हम। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क, ध्यान सुनना, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। किस तरीके से इस पोजीशन से उस पोजीशन पहुंचे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्या कहलाता है वो? कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्ड बाय फोर्स, वर्क डन बाई
force does not depend on path is called conservative force. मतलब किस रास्ते से जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं. It depends only on initial position and final position. अभी इतना नोट को समझाता हूं इसको मैं अच्छे से. गुड आफ्टरनून बेटा अभिषेक. देखो क्या हुआ. पॉइंट ए है और पॉइंट बी है. ठीक है. यहां से यहां तक जाने के, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के इनफाइनाइट तरीके हैं. एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ. मतलब यहां से पहुंचने के बहुत तरीके हैं. ये तरीका है. तो यहां पहुंचने में एक फोर्स लग रहा है. इस पर फोर्स, इस पर फोर्स, हर में यहां से यहां पहुंचाया गया. पाथ कितने हैं? एक, दो, तीन, चार. सभी पाथ में जो वर्क हो रहा है, आप किसी भी तरीके से जाएं, सभी पाथ का जो वर्क है वो कैसा है? इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहा है, जो फोर्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहा है, वो फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा. उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. आई बात समझ में इतनी? पहले तो आप किसी भी रास्ते से जाएं, वर्क कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. अगर वर्क इक्वल है तो समझ लो कि फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा. किसी भी रास्ते से जाएं, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हो कॉपी में, आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो आगे. कंजर्वेटिव फोर्स है. पहले से ध्यान सोचना सोचना आप लोग. यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आ गए. या मैं ऐसे देखना, पॉइंट ए, पॉइंट बी. ठीक है. वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पर डिपेंड करेगा. देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ये क्या लिखा हुआ है? आर फाइनल वेक्टर का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन. इसका मतलब क्या है? इनिशियल पोजीशन. किससे मतलब है? फाइनल पोजीशन. किससे मतलब है? इनिशियल पोजीशन.
बीच के रास्ते से हमें कोई मतलब नहीं है। आप किस तरीके से यहाँ गए कोई मतलब नहीं। आप कहाँ पहुंचे हैं बी पर, कहाँ से आए थे ए पर, केवल इससे मतलब है। मतलब अगर आप कानपुर से बनारस जाते हैं, पैदल गए, बाइक से गए, ट्रेन से गए, एरोप्लेन से गए, कई रास्ते हो सकते हैं जाने के, कई रोड्स हो सकती हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। आप कहाँ पहुंचे बनारस, कहाँ से आए थे कानपुर, बस इससे इससे मतलब है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो किससे मतलब है, केवल केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क केवल और केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अभी तक की बात पूरी क्लियर हुई? अभी आपको एग्जाम्पल नहीं पता होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब पूछा है, अभिषेक ने पूछा क्यों। अभी देखते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल नहीं देखे ना इसके कंजर्वेटिव फोर्स के, अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए किस पर डिपेंड करेगा, फाइनल पोजीशन पर और इनिशियल पोजीशन पर। जैसे देखते हैं, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, एम मास का, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है। अब देखो, एम जी फोर्स का देखना, एम जी फोर्स यहां से वो यहां आता है, पॉइंट ए से पॉइंट डी पर आता है। एक को सीधा आता आता है, एक वो ऐसे करके 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 आता है। बताओ, सभी में वर्क डन कितना होगा? एम जी फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, वर्क डन एफ डी एक्स। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट। एम जी फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। आप किसी भी तरीके से आते, एक से, दो से, तीन से, चार से, हर एक तरीके में आपको वर्क डन इतना ही मिलेगा। बताओ, सही बात है। इसका मतलब mg फोर्स कैसा हुआ, कंजर्वेटिव। mg फोर्स कैसा हुआ, कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। बात आई समझ में? चलो सही है, इतना समझ में आया कि कंजर्वेटिव फोर्स, कुछ कुछ समझ में आया। और देखते हैं। एक चीज मैं आपको ट्वेल्थ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ट्वेल्थ में पढ़ाऊंगा आपको, एक चैप्टर होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्या हुआ, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रखी है इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है चार्ज पार्टिकल पर। चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है कितना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वेक्टर इस तरफ दे रखा है, इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचे, फिर पॉइंट सी तक पहुंचे। देखते जाना आप लोग, ये दूरी है डी, ये दूरी है डी। ए से जाते हैं बी की तरफ, वर्क डन बताओ कितना होगा। फोर्स कितना लगेगा, चार्ज कितना है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, फोर्स इतना हो गया। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी में जाने पर हुआ इतना फोर्स। अब जाते हैं बी से सी, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स इस तरफ, कितना वर्क डन होगा, जीरो। बात आई समझ में? है ना। अब अब एक तरीके से ऐसे जाते हैं, सीधे ऐसे चले जाते हैं। फोर्स लग रहा है इस तरफ, जा रहे हैं इस तरफ, जा रहे हैं इस तरफ। बताओ इस डिस्प्लेसमेंट का हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, यही कंपोनेंट चाहिए होगा। इस डिस्प्लेसमेंट का हमें ये कंपोनेंट चाहिए जो हमें वर्क देगा। तो अगर डब्ल्यू ए सी निकाला जाए, अगेन कितना आएगा, क्यू ई डी आएगा। मतलब हम इस पॉइंट पर किसी भी तरीके से पहुंचे, वर्क डन हमेशा कितना होगा, क्यू ई डी होगा। तो बताओ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा हुआ, क्या कंजर्वेटिव हुआ। पाथ पर कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। चलें आगे। देखो आप सभी ने सुना होगा कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स की वैल्यू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सुना है। यानी फोर्स जहां पर इस तरीके से होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहां जहां पर होगा, वो जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, एफ प्रोपोर्शनल टू होता है, एफ इक्वल्स टू होता है के Q1 Q2 अपॉन r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरीके से होता है। तो जो भी फोर्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होते हैं, वो सभी के सभी कंजर्वेटिव होते हैं। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। नोट कर लो ये वाला पॉइंट। Those forces which follow inverse square law are called are conservative forces. Those forces which follow inverse square law are conservative forces. अगला देखो, constant forces, constant forces are conservative forces। मैं बता रहा हूं कौन कौन किस किस तरीके के होते हैं।
अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जैसे हमने देखा था। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तो वो भी, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स। एक आदमी है वो घूम के पॉइंट ए से चला, पॉइंट ए पे दोबारा आ गया, पॉइंट ए से चला दोबारा पॉइंट ए पर आ गया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? बताओ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? जिस पॉइंट चला था उसी पॉइंट दोबारा आ गया। जीरो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जीरो क्यों? क्योंकि किस पर डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल पर। फाइनल और इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। आया समझ में? जहां थे वहीं पर रह गए, जिस पोजीशन से चले थे उसी पोजीशन दोबारा आ गए तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। चलो सही है। अब देखो यहां पर एफ वेक्टर लिखा मैंने, 2i कैप प्लस 3j कैप। कोई ब्लॉक है जिस पर फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, block is displaced from point 1, 2 to 4, 9। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया 2i कैप प्लस 3j कैप। उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इस जगह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस कर दिया। वर्क डन निकालना है आपको। तो बताओ यहां पर रश्मि बेटा, आप बताओ, क्या ये फोर्स, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? बताओ रश्मि बेटा। नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो वो भी हो सकता है। देखो यहाँ पे एकदम कांस्टेंट, 2i कैप प्लस 3j कैप कांस्टेंट है ना एकदम। 2 हुआ, 3 हुआ, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके। आई बात समझ में रश्मि बेटा?
चलो सही है। निकालो कितना वर्क डन होगा यहाँ पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए, कितना वर्क डन होगा। डिस्प्लेसमेंट याद हो किसी को तो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन देखो क्या लिखी हुई है, 4 i कैप प्लस 9 j कैप, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या लिखी हुई है, i कैप प्लस 2 j कैप। 4 i कैप माइनस आई कैप कितना हुआ, 3 i कैप। 9 j कैप माइनस 2 j कैप कितना हुआ, 7 j कैप। तो ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स। वर्क डन क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, 2 i कैप प्लस 3 j कैप डॉट 3 i कैप प्लस 7 j कैप। आई का आई से, जे का जे से। बताओ, बात समझ में आई। लेकिन बहुत स्लो हो तुम लोग, बहुत स्लो। बताओ, कितनी बार कराया हम लोगों ने वर्कडन वाला, तुम बताओ यहाँ पे भूल गए। तुम्हें लगने लगा कि कुछ ना कुछ नया हो गया अब। अरे हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी के हम आगे धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। कांस्टेंट है तो ये भी एक तरीके का, बस मैं आपको ये बता रहा था कि ये भी एक तरीके का क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखो, लिख रहा हूं मैं, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेकंड लिख रहा हूं, ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर कांस्टेंट फोर्सेस। बताओ। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर ट्रू। स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू फॉल्स, स्टेटमेंट टू ट्रू, स्टेटमेंट वन फॉल्स। बताओ कौन सा सही स्टेटमेंट होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ आप लोग। दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना इसमें, ध्यान सोच के बताओ। क्या लिखा है इसका मतलब समझो पहले, क्या लिखा है ये। थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये देखो, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस, जो कांस्टेंट फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा,
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स हो कांस्टेंट फोर्स हो ही, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। देखो मैंने बताया था ना, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। कोई डाउट किसी को इसमें? एनी डाउट? अब देखो 1,2 से जा रहे हैं 4,7, फोर्स लग रहा है 3x² आई कैप y² जे कैप। ठीक है, इस फोर्स के अंडर में पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, आपको निकालना है वर्क डन। चलो करके दिखाओ। शशांक ये बताओ, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं है। क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? अरे गलती बात, गलत बात। अगर कांस्टेंट होता तो हम डेफिनेटली कह देते, अगर ये कांस्टेंट होता तो डेफिनेटली बोल देते कि हाँ कंजर्वेटिव है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो कोई कमेंट नहीं करना आपको। आपको कमेंट कोई नहीं करना है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब थोड़ी सी मैथ पढ़ लेंगे अच्छे से, थोड़ी सी और अच्छे से मैथ पढ़ लेंगे, तब हम बता देंगे एक फॉर्मूला होता है इसका चेक करने का, कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, तब बता देंगे आपको। फिलहाल तो बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन होगा? चलो करके दिखाओ। किसी का आंसर आया? बताओ। कल क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, लास्ट क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। 12x² प्लस 14y², ओके, 9x²।
लिमिट नहीं लगाओ, लिमिट लगाओ 1 से, लिमिट लगाओ आप लोग, सॉल्व करो पूरा। 1 मिनट। प्लस डी जेड के कैप, है ना? कल बताया था मैंने इस तरीके से। फिर एफ डॉट डी आर करते हैं, किया मैंने एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, 3x² dx। हम्म, ठीक है। अब देखो, y का y से, y² dy कर दिया। 1 से 4 लिमिट लगेगी, 1 से 4। y में कहां से कहां गए? 2 से 7, 2 से 7। अब देखो, 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर को एक बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। y² का क्या होगा? पावर को बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? x³ ये वाला कितना हुआ? y³ बाई 3। लिमिट लगाओ 1 से 4, लिमिट लगाओ 2 से 7। बताओ, अब आया समझ में आप लोगों को? कैसे भूल जा रहे हो आप लोग? इतना वीक मत बनो, अपने आप को बनाओ। कर पाओगे अब इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन को? 4³ - 1 प्लस 7³ - 2³ अपॉन 3, ये करना है सॉल्व। 4 का क्यूब कितना हुआ? 64 - 1 कितना हुआ? 63 प्लस 7 का क्यूब कितना हुआ? 343 -8/3। ठीक है, ये कर लो सॉल्व अब। 4 का क्यूब -1 63 हो जाएगा ना। 424/3 आया शशांक का, वेरी गुड। कुछ किया तो, और मुझे थोड़ा भरोसा कम लगा, गलत है आपका। कभी कर दिया, अच्छा
सही है। चलते हैं आगे अब। देखो आप लोग बच्चे नहीं हो इतनी, मैं कब से सिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन करना। आप छोटे बच्चे नहीं हो, फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास के। आप बड़े हो गए हो, तो कैलकुलेशन तो कम से कम करना सीख लो। इतनी बार मैंने सिखाया आपको इंटीग्रेशन। ये आपका काम है, अपने एंड से करो ये वाला काम। अब हर बार मैं सिखाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पर एक फोर्स है, वाई डी एक्स, सॉरी, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब देखो यहाँ पर, और जा रहे हैं हम 1,2 से 4,6 पे जा रहे हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, और इसको कर दो इम्पोर्टेंट के लिए। इसको मार कर दो इम्पोर्टेंट के लिए। मतलब इसको, मतलब एक बार रिवाइज कर लेना इसको एक बार। स्पेशल केस है ये वाला, इसलिए बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। निकालना है वर्क डन। ठीक है, निकालना क्या है, वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, कितना आया देखो, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। यहां पर अब आ गई समस्या। y का डी एक्स से है, x का y से है। अगर y का y से होता इंटीग्रेशन कर लेते, x का x के साथ हो तो कर लेते। y का x से है, x का y से है। यहां पर आ गई समस्या। यहां पे आ गई प्रॉब्लम। अब देखो कैसे करते हैं सॉल्व इसको। देखो, ध्यान से सीखना आप लोग। डी ऑफ x कितना होता है, dx। डी ऑफ x प्लस वाई कितना होता है, डी ऑफ x प्लस वाई, सॉरी, dx प्लस dy। इसी प्रकार डी ऑफ एक्स वाई होता है x dy y dx। जब होता है ना इनटू में होता है, आपको सिखाया गया होगा डिफरेंशिएशन में, याद आ रहा है आप लोगों को। डी ऑफ एक्स वाई कितना होगा, x dy y dx। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे पास आ रहा है इस तरीके से सीन, इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy। क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड कितना होता है, जेड। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई कितना होता है, वाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर कितना होगा, वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई। तो इसका कितना इंटीग्रेशन हुआ, एक्स वाई। लिमिट लगाएंगे 1,2 से 4,6 रखो। एक्स ये क्या है, एक्स ये क्या है, वाई। 4 × 6 माइनस 1 × 2, कितना आंसर आया, 24 माइनस 2, 22। ये आया वर्क डन।
चलें आगे। श्रुति बेटा बताओ, चलें, समझ में आया अभी तक? चलें आगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर। ठीक है, देखना आप लोग, बताना आप लोग मुझे। इसका मास है 2 kg। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है 0.2। 0.2। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, यहां से यहां तक की दूरी है 2 मीटर। ठीक है, तो बताओ, इसको ऐसे खींच के आगे ले गए, फ्रिक्शन फोर्स की पहले बताओ कितनी वैल्यू होगी? रश्मि बताओ, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, बताओ यहाँ पर। बताओ, कोई बताए, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे अगर इसको आगे खींच रहे हैं तो? कितने बेकार हो तुम लोग। मतलब कितना आसान, मैंने पूछा केवल फ्रिक्शन, मैंने फोर्स पूछा कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा पीछे। 1 मिनट।
हाँ, तो यहाँ पर हम ये नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बहुत पुअर परफॉर्मेंस आप लोगों की। आप लोग बता रहे हो, आप लोग सॉल्व कर रहे हो एचसी वर्मा, क्या झूठ बोल रहे हो। देखो, mg की वैल्यू कितनी, नीचे, नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर, इस तरफ ले जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम कितना होगा, म्यू एन। म्यू की वैल्यू कितनी, 0.2। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, mg के बराबर। मतलब आपने तो हद ही कर दिया आप लोगों ने तो। m कितना 2, g कितना 10, कितना आया 4 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाल पाए आप लोग यहाँ पे, बताओ। हाँ, तेज आप नहीं बता पाए केवल, बाकी लोग नहीं बता पाए। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें, क्या नहीं कर पाए थे आप लोग। अरे बताओगे नहीं समस्या अपनी, कुछ बताओगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे समझा पाएंगे अच्छे से आपको। अरे तेज प्रताप यादव, आपको तो समझ में आ गया, मैं समझ रहा हूँ। बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ। सौम्या बताओ, आप बताओ क्या भूल गए थे इसमें आप, क्यों नहीं निकाल पाए फ्रिक्शन फोर्स। अभिषेक आप बताओ। श्रुति बेटा आप बताओ, श्रेया आप बताओ। आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं है, बताओ क्या मतलब। चलो बताओ, यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, बताओ अब। अब तो आ ही जाएगा, बताने के बाद तो आ ही जाता है। ये बताओ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पे। इसको इस तरफ ले गए हैं 2 मीटर, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। चलो छोड़ो, तुम लोग छोड़ो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट है आगे, फोर्स लग रहा है पीछे, दोनों के बीच में एंगल है 180 का। ठीक है, कितना हुआ देखो, फोर्स की वैल्यू 4, डिस्प्लेसमेंट 2, कॉस 180 होता है -1, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हुआ -8। ठीक है, -8 जूल हुआ। पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचे तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हुआ -8। दूरी कितनी थी, 2 मीटर। जब इधर गए तब वर्क हुआ इतना। अब हम जा रहे हैं इस तरफ, अब हम जा रहे हैं इस तरफ, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बताओ। जब इसको खींच के इधर ले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2। जब इसको पीछे ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है कितनी है, 4 है। फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना बीच का एंगल हुआ, 180। कॉस 180 कितना होता है, -1।
कितना हुआ -8। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हुआ -8। यानी जब हम इधर गए तब भी -8, जब पीछे आए तब भी -8। मतलब जिस पॉइंट चले थे उसी पॉइंट दोबारा आ गए। अब बताओ मुझे फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, बताओ। अगर कंजर्वेटिव होता तो जिस पॉइंट चले थे उसी पॉइंट दोबारा आने पर वर्क डन होता 0। लेकिन यहां पर वर्क डन कितना हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स का, -8, -8 कितना हुआ -16। इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ, 0 नहीं हुआ। कैसा हुआ, नॉन कंजर्वेटिव। बात आई समझ में, इतनी बात समझ सबको आई कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वर्क डन किस तरीके से जा रहे हैं, किस पाथ पर जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स डिपेंड्स ऑन, वर्क डन बाई फोर्स डिपेंड्स ऑन path traveled is called, then force is non conservative। फोर्स हमारा कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। पॉइंट ए से पॉइंट बी इस तरीके से गए, इस तरीके से गए, इस तरीके से गए। यहां पर लगा वर्क W1, यहां लगा W2, यहां लगा W3। कैसे हैं दोनों, अलग अलग हैं। अगर तीनों सेम हो जाते तो क्या हो जाता, कंजर्वेटिव। तीनों अलग अलग, इसका मतलब क्या हुआ, पाथ पर डिपेंड, किस तरीके के पाथ पर जा रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है बीच में, जिस फोर्स के द्वारा यहां से यहां ले जाया जा रहा है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। सॉरी, उस फोर्स को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नोट किया सभी ने। नोट हुआ सभी का। चलो चलते हैं आगे। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा हुआ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।
अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं। एक फोर्स है वाई आई कैप। देखो यहाँ पर क्या हुआ। एक वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये एक लाइन है, इसको बोला गया वाई इक्वल्स टू एक्स। ये 0,0, यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने 1,1। इस ओरिजिन से इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं इस फोर्स के द्वारा। ये फोर्स लगाया जा रहा है और हम पॉइंट ए से पॉइंट यहां तक पहुंच रहे हैं। अब देखो जरा, इस पाथ पे चल के गए, इस पाथ पर टुकुर 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 करके करके यहां तक पहुंच गए। अब देखो, ये है मेरे पास पाथ है दूसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको याद आ रहा हो ग्राफ मैंने जब पढ़ाया था, 0,0 पॉइंट है 1,1। सेम पॉइंट 0,0 0,0। इस पाथ, इस पर इस बार हम इस पाथ से जा रहे हैं। ठीक है, एक बार पाथ ये वाला है, एक बार पाथ ये वाला है। हम निकालते हैं इसमें कितना वर्क डन होगा, इसमें कितना वर्क डन होगा, ये निकालने वाले हैं। ठीक है, इसमें कितना वर्क डन होगा और इसमें कितना वर्क डन होगा, ये निकालने वाले हैं। देखो, डी आर वेक्टर याद करो क्या लिखते हैं हम लोग, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। फोर्स वेक्टर क्या है अपने पास, वाई आई कैप। ठीक है, डी वर्क डन कितना हुआ, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर किया, यहाँ पे सॉल्व, एफ की वैल्यू डॉट प्लॉट किया इनके साथ में, कितना आया वाई डी एक्स। अब बताओ ये किस पाथ पर जा रहे हैं, इस पाथ पर y की वैल्यू क्या है, x। x में कहां से कहां तक गए, 0 से लेके 1 तक। किया इसका इंटीग्रेशन x² बाई 2। कितनी वैल्यू आई, लिमिट लगाई 0 से 1, 1/2। यानी यहां से यहां तक गए तो वर्क डन आया 1/2। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं यहां से यहां तक कितना वर्क डन होगा। डी आर वेक्टर वही लिखा हम लोगों ने, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। फोर्स वेक्टर लिखा, कितना दे रखा है, वाई आई कैप, डब्लू इंटीग्रेशन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया, वाई डी एक्स। अब बताओ इस पाथ पर y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दिया। x में लिमिट लगानी है कहां से कहां, 0 से लेके 1 तक। x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³ अपॉन 3। लिमिट लगाई 0 से 1, कितना आया 1/3। यहां से यहां तक वर्कडन कितना आया 1/3। यहां से यहां कितना वर्कडन आया 1/2। पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट दोनों सेम है लेकिन पाथ कैसा है अलग अलग। पाथ कैसा है अलग अलग, वर्क कैसा है अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स आया है वो कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ बात पहुंची।
बताओ, कुछ समझ में आया? नोट कर लो, बताना मुझे कि नोट हो गया। डन। y इक्वल्स टू x/2। और दूसरा है, पाथ है y इक्वल्स टू x³/2। फोर्स की वैल्यू है x(j)। फोर्स की वैल्यू है x(j)। 0,0 से 1,1 जाना है। दोनों प्रोसेस में निकालना है आपको वर्क डन कितना कितना होगा। चलो करके दिखाओ।
कर पा रहे हो? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप फोर्स वेक्टर एक्स जे कैप इंटीग्रेशन W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर कितना हुआ एक्स डी वाई। अब देखो ये x है ये y है, x की चाहिए वैल्यू किसमें y में, W1 निकालने के लिए x की चाहिए वैल्यू किसमें y में, x कितना हुआ 2y, पुट की यहां पर वैल्यू 2y dy, लिमिट लगाई y की, y में कहां से कहां गए, 0 से लेके 1 तक, कितना हुआ ये 2y² बाई 2, लिमिट लगाई 0 से 1, कितना हुआ 1, यानी W1 की वैल्यू आई 1। बताओ कितने लोगों का आंसर आ गया W1 की वैल्यू 1? शशांक का आया, वेरी गुड। तेज वेरी गुड। श्रेया वेरी गुड। चलो, मतलब प्रैक्टिस कराने से आप लोग कर लेते हो, लेकिन ये गलत बात है कि एक आज कराया आज कर लिया, कल कराया कल नहीं कर पाते हो। अब देखो अगला वाला करते हैं। अगले वाले में देखो एक्स डी वाई इंटीग्रेशन 0 से 1, इस वाले में x की वैल्यू क्या आएगी 2y⁻⁻3, 2⁻⁻3 y⁻⁻3 dy, 2⁻⁻3 कॉमन ले लिया, y⁻⁻3 पावर बढ़ाई उसी से डिवाइड किया, 3/4 2⁻⁻3, लिमिट लगाई 0 से 1, कितना आया 1, सॉल्व होके आंसर आया मेरे पास 3/4 2⁻1/3, इतना आया। कोई डाउट किसी को, एनी डाउट, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो? सॉल्व करने में किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम? चलो सही है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार आप लोग अपने एंड से HC वर्मा बुक से पढ़ के आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है,
ठीक है, एक बार पढ़ के आएंगे इसको, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आप लोगों को वर्ग क्लियर हुआ? वर्ग क्या होता है? अभी तक आप लोगों को वर्ग निकालना आ गया? किसी भी फोर्स का कितना वर्गडन होगा निकालना आ गया अच्छे से? चलो एक होमवर्क दे रहा हूं। देखो एक होमवर्क दे रहा हूं आपको। ये दूरी है आर ए, ये दूरी है आर बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला है, जो फोर्स जो है वो है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स कितना है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स जो है आर पे डिपेंड कर रहा है। यहां से आर डिस्टेंस पर फोर्स इतना होगा, तो वर्क डन बताओ पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितना होगा? करके आना घर से। WAB, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना है, ठीक है। ये रहा होमवर्क में क्वेश्चन। बाय बाय सभी को।